हेलो बच्चा लोग, आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का वर्कशीट नंबर 19। सबसे पहले हमारे सामने है प्रतिरोध। तो आपको मैंने बता रखा है बच्चों, प्रतिरोध क्या होता है। यह एक प्रकार का विरोध है। किसका विरोध? अरे भाई, आवेश के प्रवाह का। आवेश के प्रवाह का। आपको भाई यहाँ तो लिखा है धारा के प्रवाह का। तो देखो, जो विद्युत धारा बनता है ना, वो कैसे बनता है? आवेश के प्रवाह से ही बनता है। तो प्रतिरोध क्या होता है? किसी चालक का वह गुण होता है जिसकी वजह से उस पदार्थ से जो आवेश प्रवाह होता है ना, उसके मार्ग में रुकावट उत्पन्न होता है। जिस प्रकार से एक सड़क पर जो ब्रेकर होता है ना, वो क्या करता है? कार की स्पीड में रुकावट उत्पन्न करता है। ठीक उसी प्रकार से बच्चों, प्रतिरोध में क्या होता है? यह आवेश के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है। ओम के नियम को याद करें तो ओम का नियम क्या कहता था? वो कहता था भाई V बराबर क्या होता है? आई आर। V बराबर क्या होता है? आई आर। तो यदि हम बच्चों R को एक साइड छोड़ के V के पास I को ले आए तो R इज इक्वल टू क्या आएगा? V अपॉन आई। तो बच्चों उसने क्या बोला? उसने बोला कि जो विभवांतर और जो धारा है, मतलब जो V और I है, जो V और I है, उसी के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। और यह क्या है? स्थिरांक है। क्या है? स्थिरांक मतलब कांस्टेंट है। किसी भी चालक के अंदर जो प्रतिरोध होगा वह किस पर डिपेंड करेगा? उस चालक के आकार, आकृति और पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करेगा। थर्ड है बच्चों कि चालक का प्रतिरोध एक विशिष्ट तापमान पर निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला है चालक की लंबाई, दूसरा है बच्चों अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और तीसरा है बच्चों हमारा क्या? पदार्थ की प्रकृति। तो बच्चों पहले इन दोनों की बातों को हम एक बार समझ लेते हैं कि भाई ये क्या चीज है और कैसे इस पे डिपेंड करेगा। तो देखो बच्चों, ये हमारे पास कोई क्या है? कंडक्टर, कोई चालक है जिससे आवेश होगा प्रवाह। क्या होगा? आवेश प्रवाह होगा, है ना। कुछ हो सकता है ऐसा दिखता हो, कुछ ये आपको ऐसा दिख सकता है। ये एक बात अपने दिमाग में डालो, जब आवेश इससे प्रवाह होगा तो लंबाई जितनी ज्यादा होगी उसको उतनी ही रुकावट का सामना करना पड़ेगा। मतलब कि जो प्रतिरोध है वह समान क्रमानुपाती है किसके? लंबाई के। कि आप लंबाई बढ़ाते जाओ, आप लंबाई बढ़ाते जाओ और क्या होता जाएगा? प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। और दूसरी बात है बच्चों, ये बात ध्यान से समझना बच्चों, कि जो लंबाई बढ़ेगी तो आवेश के प्रवाह में रुकावट क्या होगी? और ज्यादा उत्पन्न होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? प्रतिरोध बढ़ेगा। सेकंड चीज देखो बच्चों, संभवतः बच्चों आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है। तो देखो ध्यान से देखो बच्चों, इस चीज को देखो, यहीं से तो भाई क्या होगा? चार्ज फ्लो होगा ना। इस जगह से जो सर्कल दिख रहा है आपको, यहां से फ्लो होगा। यहां ध्यान से देखिए एक बार, ये वो है बच्चों जहां से क्या होगा? चार्ज फ्लो होगा। तो इसके क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा कि भाई ये जितना ज्यादा होगा, यह क्षेत्रफल जितना ज्यादा बड़ा होगा, आवेश उतनी ही आसानी से प्रवाह हो पाएगा। और ये जितना छोटा होगा, आवेश को प्रवाह होने में उतनी ही दिक्कत आएगी। देखो, यह जब हमने बड़ा कर दिया इसको, तो क्या होगा? आवेश आसानी से प्रवाह हो पाएगा। आप एक बात समझो यार, स्कूल का मान लो गेट है, ठीक है, स्कूल का गेट है। आपको 2000 बच्चे, यदि आप नॉर्मल टिपिकल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो, तो भाई 2000 बच्चे हैं कि स्कूल में, और आपका जो है एक छोटा वाला गेट खोला है, बोला भागो, तो क्या होगा? कि भाई आपको दिक्कत आएगी पास आउट होने में, वहां से निकलने में आपको दिक्कत होगी। परंतु जब वो बड़ा वाला गेट खोल देंगे तो आपको बच्चों कम दिक्कत आएगी, है कि नहीं? तो वैसा ही सेम केस बच्चों यहां पे है कि भाई यदि ये ज्यादा होगा, यदि बच्चों ज्यादा होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो भाई चार्जेस आसानी से फ्लो होंगे। ये छोटा होगा तो भाई चार्जेस को फ्लो होने में दिक्कत होगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों ध्यान से, R जो है समान क्रमानुपाती है लंबाई के। R समान क्रमानुपाती है लंबाई के, और R व्युत क्रमानुपाती है एरिया के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। यहाँ लाल पॉइंट से एक बच्चों बात लिखी है कि जो लंबी तार होगी ना, उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में? छोटी तार के कंपैरिजन में। और जो मोटी तार होगी उसका प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा किसके कंपैरिजन में? पतली तार की अपेक्षा। मैंने बच्चों आपको समझा दिया, आई होप आपको समझ में बात आ गई होगी। अच्छा, थर्ड है बच्चों चालक के पदार्थ की प्रकृति। ध्यान से एक बात समझना बच्चों कि भाई
कुछ विद्युत रोधी होते हैं और कुछ चालक होते हैं। तो बच्चों जो विद्युत रोधी होते हैं उनका प्रतिरोध ज्यादा होता है और जो चालक होते हैं उनका प्रतिरोध कम होता है, उनसे आसानी से विद्युत धारा प्रवाह हो पाता है। पदार्थ का तापमान, तो बच्चों देखो कैसे डिपेंड करता है तापमान पे कि भाई जितना ज्यादा आप तापमान बढ़ाओगे प्रतिरोध उतना ही बढ़ेगा और तापमान जितना कम रहेगा प्रतिरोध उतना ही कम रहेगा। मतलब कि अधिक ताप पर प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। अब बच्चों इन सब बातों का निचोड़ यदि हम निकालें तो R को हम लिखेंगे समान क्रमानुपाती लंबाई के और R को लिखेंगे विद्युत क्रमानुपाती एरिया के। दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। L अपॉन A, भैया कैसे आया ये चीज? अरे यार देखो ये ऊपर में L था, नीचे क्या था A। इसका मतलब क्या है कि यह प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यह समान क्रमानुपाती है और यह क्या है, विद्युत क्रमानुपाती। मतलब ये बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और यहाँ इसका मतलब क्या है कि एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा और एरिया यदि घटेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे भी क्या सीन है, सेम सीन है। इसको हमने कंबाइन करके क्या लिख दिया, R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अब ये साइन है बच्चों, इस साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो कांस्टेंट कौन है बच्चों, रो। क्या है, रो। देखो बच्चों किसी भी पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होती है निश्चित होती है। किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता निश्चित होती है और ये कैसे ज्ञात करते हैं, हमें उसका एक इकाई जो है लंबाई लेना है और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, एक इकाई होना चाहिए। तो उसका जो प्रतिरोध आएगा ना वही क्या होगा, बराबर होगा उस पदार्थ के प्रतिरोधकता की। भैया बात समझ में नहीं आई तो यार देखो, आपको जिस पदार्थ की प्रतिरोधकता ज्ञात करनी, मान लो सोने की, चांदी की, लोहे की, किसी भी चीज की, उसका आपको बच्चों 1 यूनिट लंबा हिस्सा लेना है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो बच्चों, 1 यूनिट हो, है ना। और उसका जो प्रतिरोध आएगा वही क्या होगा, उस पदार्थ की प्रतिरोधकता होगी। और बच्चों इसका SI मात्रक क्या है, ओम मीटर। क्या है बच्चों SI मात्रक, ओम मीटर। वो ना ही तो लंबाई पे डिपेंड करती है ना ही मोटाई पे डिपेंड करती है, केवल बच्चों पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। विभिन्न पदार्थ की प्रतिरोधकता बच्चों विभिन्न होती है, जैसे सिल्वर की अलग है, टंगस्टन की अलग है, कांच की अलग है, ठीक है बच्चों। और एक और चीज में लिख रखा है बच्चों, जो विद्युत रोधी होता है उसका प्रतिरोधकता सबसे ज्यादा होता है, उससे कम मिश्र धातु का होता है और उससे कम किसका होता है, चालक का होता है। मिश्र धातु होते हैं उनकी प्रतिरोधकता बच्चों अत्यंत कम होती है, जिसका परिसर 10⁻⁸ से 10⁻⁶ ओम पर मीटर, ओम मीटर है। यह विद्युत की अच्छी चालक होती है। और बच्चों टंगस्टन का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, जो 10 वाला सूर्य बल्ब होता है ना, उसके तंतु, उसके फिलामेंट्स बनाने में बच्चों हम इस्तेमाल करते हैं। और बच्चों कॉपर और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, इसका उपयोग बच्चों हम करते हैं विद्युत संचरण के लिए उपयोग होने वाली तारों में, है ना। जो घरों में बच्चों तार लगे हुए होते हैं या फिर बच्चों जो भी बड़े बड़े वायर्स लगते हैं बच्चों किससे बने होते हैं, कॉपर या एल्यूमिनियम से बने हुए होते हैं। और बच्चों जो विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं जैसे रबड़ और कांच बच्चों, उनकी प्रतिरोधकता बच्चों हद से ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। मिश्र धातु जो बच्चों होते हैं उसमें एक खास बात यह है कि जो मिश्र धातु है वो अलग अलग प्रकार के धातुओं से मिलकर बना है। तो यार होता यूं है कि जो उसके अंदर जो धातु है ना, प्रतिरोधकता होती है उनसे ज्यादा प्रतिरोधकता होती है किसकी, मिश्र धातु की। भैया मतलब ये बच्चों की मान कोई एक्स मेटल है जो कि ए और बी से मिलकर बना है, कुछ प्रतिरोधकता होगी और बी की कुछ प्रतिरोधकता होगी। जो एक्स की प्रतिरोधकता होगी बच्चों वो ज्यादा होगी किसके मुकाबले, ए और बी के मुकाबले। क्वेश्चंस पे आते हैं बच्चों फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। जवाब आपके सामने है बच्चों, फटाफट नोट कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है एक कंडक्टर गिवन है, एक चालक गिवन है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है आधा कर दिया गया है। क्या कर दिया गया बच्चों, आधा कर दिया गया है। देखो इनिशियल में क्या है कि हमारे पास कोई कंडक्टर है जिसका रेडियस कितना है, R1 कितना है, वो है R, ठीक है, क्या है, R है। और इसकी लेंथ कितनी है, L1 कितनी है, हमने मान लिया भाई L है, क्या है, L है, ओके। और उसके बाद अब R1 R है, L1 L है, यदि हम एरिया निकालना चाहते हैं, एरिया कितना आएगा, एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर। क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। ये हमारा A1 है, क्या है हमारा ये A1। अच्छा अब यदि हम R1 निकालना चाहे, क्या निकालना चाहे, यदि हम R1 निकालना चाहे तो R1 कितना आएगा भाई साहब, R1 आ जाएगा हमारा रो L अपॉन A, है ना, रो L अपॉन में A। यदि हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें बच्चों, A की वैल्यू कितनी है, R1 आ जाएगा रो L अपॉन में A1 कितना है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। यहां से हम पुट कर देते हैं तो R1 बच्चों हमारे पास ये आ गया, हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब बच्चों हम बात करेंगे किसकी, R2 की। तो भाई हमें तो बोला है R2 क्या होगा, R2 जो है आधा हो जाएगा,
तो R2 कितना आएगा, R/2 आएगा। बहुत अच्छी बात। अब जो ये L1 है बच्चों, L1 तो L है, अब सवाल ये है कि L2 क्या होगा, L2 क्या होगा। तो बच्चों इसके लिए मस्त आपको एक चीज दिमाग में डालनी पड़ेगी बच्चों, कि जो दो वायर थे, एक जिसका रेडियस आधा हुआ है और एक जो नॉर्मल है, दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो होगा बराबर, जो आयतन होगा वो बराबर होगा, है ना। लंबा छोटा मोटा कुछ कर दो भाई साहब, वो क्या है, उसका वॉल्यूम बराबर रहेगा, है ना। क्योंकि यदि रेडियस घटा है तो भाई लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे इसको खींचा है तो क्या होगा, लंबाई बढ़ जाएगी, एरिया क्रॉस सेक्शन कम हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, वॉल्यूम तो सेम रहेगा। तो V1 इज इक्वल टू V2। V1 क्या होता है बच्चों, V1 होगा हमारे पास, V1 क्या होगा बच्चों, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, है ना। और ये एरिया कौन सा है, A1 एरिया है ना, ये क्या है, एरिया 1 है, और ये लेंथ भी क्या है बच्चों, L1 है, ठीक। और बच्चों हमारे पास V2 क्या होगा, एरिया 2, एरिया 2 इंटू में लेंथ 2, L2, है ना। तो भाई एरिया 1 कितना है, एरिया 1 हमारे पास है भाई साहब पाई आर स्क्वायर इंटू में L इज इक्वल टू बच्चों एरिया 2 कितना है, भैया निकाला है, अभी निकाल लो यार। एरिया 2 कैसे निकालेंगे, पाई इंटू में R/2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों A2 कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4। तो बच्चों यहां कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू में बच्चों L2, है ना। तो पाई से पाई कैंसिल, आर से आर स्क्वायर कैंसिल बच्चों, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। तो L2 कितना आ जाएगा, L2 आ जाएगा बच्चों 4L, L2 कितना आ जाएगा बच्चों 4L, ठीक है। ये आपको ब्रैकेट में कर देना है। उसके बाद बच्चों हमारे पास R2 कितना आएगा, R2 आएगा भाई साहब हमारे पास, R2 कितना आएगा, रो L, L कितना है 4L अपॉन में बच्चों A2, A2 कितना है पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है। 4 को बच्चों इधर ऊपर ले जाते हैं, कैसे भैया, क्या कर रहे हो, अरे यार देखो R2 कितना आएगा, रो 4L, और यहां पे क्या है ना पलटी खाएगा, तो 4 ऊपर और पाई आर स्क्वायर नीचे। तो हमारे पास R2 कितना आ जाएगा, R2 कितना आएगा 16 इंटू में रो L अपॉन में पाई आर स्क्वायर, रो L अपॉन में पाई आर स्क्वायर। अच्छा ये कहीं दिख रहा है क्या, अरे हाँ जी दिख रहा है, ये तो कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है। तो बच्चों R2 बराबर कितना आ जाएगा 16 इंटू में R1, 16 इंटू में R1, मतलब बच्चों R1 का 16 गुना कौन होगा, R2 होगा। कॉपर को विद्युत संचरण की तारों में क्यों प्रयोग किया जाता है, इसका जवाब है कि भाई इसका प्रतिरोध काफी कम होता है, मतलब कि यह विद्युत का सुचालक है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, विद्युत संचरण की तारों का प्रतिरोध क्या होता है, तो इसका जवाब है कि जो संचरण तार होता है उसका प्रतिरोध संख्यात्मक रूप से इसके सिरों के बीच विभवांतर एवं प्रवाह होने वाले विद्युत धारा का अनुपात होता है ना। ओम के नियम क्या पढ़ा था, R बराबर क्या होता है V अपॉन आई। तो V क्या है, विभवांतर, और I क्या है, विद्युत धारा। इसे आप नोट कर लीजिए बच्चों। आप ये भी लिख सकते हो कि संचरण तारों का प्रतिरोध उस तार की लंबाई, मोटाई, प्रकृति एवं तापमान पर निर्भर करता है। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, वैद्युत तापन युक्तियों के निर्माण में तापन अवयव शुद्ध धातुओं की अपेक्षा मिश्र धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं। बच्चों इसका जवाब है कि भाई इनका प्रतिरोध उच्च होता है और साथ ही साथ इनका गलनांक भी उच्च होता है। तो बच्चों जब इससे हम विद्युत धारा प्रवाह करते हैं तो उच्च प्रतिरोध के कारण बच्चों वहां क्या उत्पन्न होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है, और उसी ऊष्मा का बच्चों इस्तेमाल किया जाता है किसमें, तापन युक्तियों में। और यदि बच्चों इसका गलनांक कम होता तो क्या होता है, ये गल जाता, मेल्ट हो जाता, और बच्चों तार टूट के अलग हो जाता, और हमारी जो युक्ति थी बच्चों जल्दी ही खराब हो जाती। तो बच्चों इसी के साथ ये वर्कशीट फिनिश होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड खुदा हाफिज।